हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की सबसे पहली खबर के साथ। तो पहला न्यूज है हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एजेंडा सेज यूनियन लॉ मिनिस्टर मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल हमारे लॉ मिनिस्टर बने हैं। इसके पहले भी उन्होंने ये पोस्ट होल्ड किया है। तो अभी रिसेंट एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना जो हमारा आने वाला गवर्नमेंट है, जो नेक्स्ट 5 इयर्स में गवर्नमेंट का एजेंडा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, इन सब चीजों को हमें समझना होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक ऐसा कोड है जो कि एक ऐसा लॉ है जो कि जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब के पर्सनल लॉज को रिप्लेस करेगा। तो पर्सनल लॉज जो हैं, फॉर एग्जांपल हिंदूज के लिए अगर आप देखिए तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट। मुस्लिम्स के लिए उनका पर्सनल लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। क्रिश्चियंस के लिए अपना खुद का उनका पर्सनल लॉ होता है। सिख्स के लिए उनका अपना लॉ होता है। तो ये सारे अपने अपने पर्सनल लॉज होते हैं। दूसरा होता है पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ यानी कि जैसे हमारा सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, आईपीसी हो गया। तो इसमें आपका रिलीजन नहीं देखा जाता है, आपका कम्युनिटी नहीं देखा जाता है। अगर किसी ने एक मर्डर किया है तो हिंदू को भी उतनी ही सजा मिलेगी उस मर्डर के लिए जितना कि एक मुस्लिम को मिलेगी या एक क्रिश्चियन को मिलेगी। लेकिन देखिए कि पॉलीगैमी जो है वो हिंदूज में अलाउड नहीं होता है बट मुस्लिम्स में अलाउड होता है। तो पर्सनल लॉज वैसे लॉज होते हैं जो आपका मैरिज, सक्सेशन, अडॉप्शन, डिवोर्स, इन सब चीजों को लेकर के जो लॉज होते हैं जो आपके पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं, उनको हम कहते हैं पर्सनल लॉज। तो जब भी कभी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होगा तो इन सारे पर्सनल लॉज को रिप्लेस कर दिया जाएगा एक सिंगल लॉ से जो हर एक कम्युनिटी पे एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से अभी ये पब्लिक लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होगा वो एक पब्लिक लॉ होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हर एक कम्युनिटी पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा। तो द यूनिफॉर्म सिविल कोड is a proposal to replace the personal laws based on scriptures and customs of each major religious community in India with a common set of laws governing every citizen। कि जो अलग अलग लॉज हैं जिसकी वजह से बार बार जो है डिवोर्स को लेकर के या कभी अडॉप्शन को लेकर के, सक्सेशन को लेकर के कोर्ट्स में जाना पड़ता है, जो अलग अलग कम्युनिटीज के लिए उसके बाद कोर्ट को अलग अलग चीजों को स्टडी करना पड़ता है और उस हिसाब से जजमेंट देना पड़ता है। तो उन सबको रिप्लेस करके कॉमन सेट ऑफ लॉज हम तैयार करेंगे जो कि हर एक सिटीजन पे एप्लीकेबल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी। तो द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल द सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट और ट्राइब। कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि आप किस रिलीजन से आते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ये जो लॉज हैं वो आप पर इक्वली एप्लीकेबल होंगी। तो अब जब हम इस बारे में बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा प्रोविजन है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात करता हो। तो बिल्कुल है, जो कि है आर्टिकल 44। और 44 जो है वो डीपीएसपीज को बिलोंग करता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बिलोंग करता है। 36 से लेकर के 51 तक हमारे डीपीएसपीज हैं और इन्हीं में से आर्टिकल 44 जो है वो कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द स्टेट टू क्रिएट अ कॉमन लीगल फ्रेमवर्क। तो हम जानते हैं कि डीपीएसपीज में जो चीजें लिखी गई हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हमारे फाउंडिंग फादर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उनका यही मानना था कि अभी नहीं बट धीरे धीरे करके जो भी डीपीएसपीज हैं स्टेट को उनको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड हो, सोशल जस्टिस से रिलेटेड हो,
ये सारी चीजें जो है वो स्टेट को धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करनी है, और उसी का एक हिस्सा है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को जो है वो ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि इन फ्यूचर ग्रेजुअली हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अब एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ऐसा कोई भी स्टेट है इंडिया में जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करता हो, या जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी एप्लीकेबल हो? तो प्रेजेंटली इकलौता गोवा ऐसा स्टेट है हमारा जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था उस टाइम पे गोवा जो था वो एक पोर्चुगीज कॉलोनी था। तो उसी टाइम से इनका पोर्चुगीज का सिविल कोड जो यूनिफॉर्म सिविल कोड चला आ रहा है वो आज भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। अभी फिर रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना एक लॉ पास किया जिसमें कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के बारे में कहा है। तो अब धीरे धीरे करके जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो स्टेप्स ले रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अब जब इतना सब हमें समझ आ गया है तो अगला क्वेश्चन आता है कि क्या फायदा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम इम्प्लीमेंट कर भी लेते हैं, तो उसके क्या प्रॉफिट्स होंगे या फिर क्या उससे नुकसान होगा हमारा। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करता है वो है इक्वालिटी, कि अगर जैसे कि अभी देखिए सक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो विमेन को, डॉटर्स को सक्सेशन में हिस्सा नहीं मिलता है। जो फादर की प्रॉपर्टी होती है उसमें डॉटर्स को शेयर नहीं मिलता है, सिर्फ सन्स जो होते हैं वो एंटाइटल्ड होते हैं। कुछ समय पहले तक ऐसा लॉ था। तो ये जो है वो काफी जेंडर बायस्ड लॉज हैं। पॉलीगैमी जो है वो मेन के लिए अलाउड होती है मुस्लिम्स में, विमेन के लिए अलाउड नहीं होती है। ट्रिपल तलाक का सिस्टम था, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, डाउरी का सिस्टम होता है। तो ये सब जो है वो कहीं ना कहीं फीमेल्स की तरफ जो है वो जो लॉज हैं वो टिल्टेड है, तो फीमेल्स के अगेंस्ट है। तो इन सब चीजों को, जो पर्सनल लॉज हैं जो मेल्स को फेवर करते हैं, तो वो एक इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा सारे सिटीजन्स के बीच में। प्लस आप देखिए कि एक बार एक ऐसा केस हुआ था कि एक हिंदू जो मैन था उसने पहले कन्वर्ट किया इस्लाम में ताकि वो दूसरी शादी कर सके। तो ऐसा इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो हमारा आर्टिकल 14 है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, तो ये एक इक्वल फुटिंग नहीं देते हैं जो सारे सिटीजन्स होते हैं उनको। दूसरा है जेंडर जस्टिस, जो कि मैंने आपको अभी समझाया। तीसरा है नेशनल इंटीग्रेशन, कि जब एक कॉमन लॉ होगा पूरी कंट्री के लिए तो नेशनल जो फीलिंग है सबके बीच में, उसकी जो यूनिटी की फीलिंग है वो बढ़ेगी। एंड लास्ट इज सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी, कि अलग अलग जो कम्युनिटीज के लिए अलग अलग लॉज याद करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि अब हिंदूज के लिए आप अलग सेट ऑफ लॉज याद करते हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग सेट ऑफ लॉज याद करते हैं। तो जब एक कॉमन लॉ बन जाएगा तो इनके लिए भी ये पूरा जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी सिंपल और एफिशिएंट हो जाएंगे। बट दिस डज नॉट मीन कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बहुत अच्छा, सिर्फ अच्छा ही अच्छा है उसके साथ, और लेकिन उसका कोई डिमेरिट नहीं है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ? तो पहला प्रॉब्लम है कल्चरल एंड रिलीजियस फ्रीडम, की आर्टिकल 25 to 28 जो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो ये कहता है कि हर किसी के पास फ्रीडम है कि वो जिन भी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहता है अपने रिलीजन में, उन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकता है, और इस पे किसी तरीके का कोई रोक नहीं लगा सकता है स्टेट। तो कहीं ना कहीं अगर आप पर्सनल लॉज को रिप्लेस कर रहे हैं फॉर विथ अ कॉमन सेट ऑफ लॉज, तो ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को कर्टेल करता है। दूसरा है डाइवर्सिटी। तो इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, इतने सारे यहाँ पे रिलीजन्स हैं, इतने सारे कास्ट्स हैं, ट्राइब्स हैं, यहाँ तक कि अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग कस्टम्स होते हैं। तो कितने कस्टम्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं? ये बहुत, अगर हमारी जो कंट्री होती वो बहुत छोटी होती, कि बहुत कम लिमिटेड नंबर ऑफ कम्युनिटीज होते वहाँ पर, तो बहुत इजी हो जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो इतने डाइवर्स हैं कि आप कहते हैं ना कि यहाँ पर जो पग पग में भाषा बदल जाती है,
तो बिल्कुल उसी तरीके से कि इंडिया की जो ब्यूटी है वो हमारी डाइवर्सिटी में लाई करती है, हमारी जो भिन्नता है उसमें हमारी ब्यूटी दिखती है। तो वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो। तीसरा है पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। तो कम्युनल टेंशंस को फ्यूएल कर सकता है अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करते हैं तो। कैसे? तो रिलीजन इंसान का बहुत पर्सनल और सेंसिटिव मैटर होता है। आप देखिए आज किसी को भी धर्म के नाम पर भड़काना कितना आसान हो जाता है। लोग जो होते हैं वो वोट दे देते हैं लीडर्स को, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं धर्म के नाम पर। तो ऐसा अगर सिचुएशन आया तो हो सकता है कि ये कम्युनल टेंशंस को प्रमोट करे इन द कंट्री। एंड लास्ट इज पर्सनल चैलेंजेस कि प्रैक्टिकल चैलेंजेस कि हर एक कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट कर ले इस लॉ को, ये आने वाले कुछ सालों में इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो अब गवर्नमेंट जो है वो कोशिश तो कर रही है। अब इससे रिलेटेड कुछ जुडिशियल जजमेंट्स भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स रहे हैं। पहला है शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक मुस्लिम वुमन जो है वो अपने हस्बैंड से जो डिवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस क्लेम करती है वो इवन आफ्टर इद्दत पीरियड, एक्सपायरी ऑफ इद्दत पीरियड के बाद भी वैलिड होगा। अब इद्दत पीरियड क्या होता है? तो मुस्लिम्स में क्या होता है कि जब एक फीमेल का डिवोर्स होता है तो एक सर्टेन जो पीरियड होता है तब तक वो किसी और से शादी नहीं कर सकती है, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं इद्दत पीरियड। तो उसके एक्सपायर होने के बाद भी मान लीजिए वो किसी और से शादी कर ले, तब भी वो जो लेडी है वो एलिजिबल होगी मेंटेनेंस के लिए। ठीक है। दूसरा है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया कि एक मुस्लिम मैन जो था उसने हिंदू मैन जो था उसने पहले इस्लाम में कन्वर्ट किया ताकि वो दूसरी शादी कर सके, क्योंकि हिंदुइज्म में पॉलीगेमी जो है वो अलाउड नहीं होती है। और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी वुड प्रिवेंट सच अ फ्रॉडलेंट कन्वर्जन्स एंड बाइगेमस मैरिजेस, कि ऐसे फ्रॉड कन्वर्जन्स की किसी को इच्छा है कि हाँ हम उस रिलीजन से बहुत फैसिनेटेड हैं, उसके प्रिंसिपल से, इस वजह से अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बात अलग होती है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि मुझे दूसरी शादी करनी है इसके लिए मैं कन्वर्ट होना चाहता हूं, दैट इज फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन। लास्ट है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ द डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ मुस्लिम विमेन डिक्लेयर किया था कि जो 3 बार तलाक बोल करके मुस्लिम्स में तलाक हो जाता था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, क्योंकि वो मुस्लिम विमेन को इक्वालिटी नहीं देता है और वो उनकी डिग्निटी और इक्वालिटी के खिलाफ है, इसीलिए इस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। और इन तीनों ही केसेस में शाह बानो, सरला मुदगल और शायरा बानो, तीनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेनी चाहिए कि धीरे धीरे करके हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा जुडिशियल बेसिस कि हमारे पास रिकमेंडेशंस है सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा कि अब गवर्नमेंट को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो प्रोग्रेसिव एंड ब्रॉड माइंडेड आउटलुक शुड बी एनकरेज्ड अमंग द पीपल टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ यूसीसी। यूसीसी क्या है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, इसको आप अपने धर्म से लिंक मत करिए। ये सारी चीजें लोगों को अवेयर करना होगा, उनको सेंसिटाइज करना होगा इन सब चीजों के बारे में। प्लस डिस्क्रिमिनेटरी पर्सनल लॉज जो है, अगर हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट ना भी करने के बारे में सोचें तो भी जो भी ऐसे लॉज हैं जो किसी एक कम्युनिटी को फेवर करते हैं, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में बायस करते हैं, तो उन लॉज को हमें अमेंड करने की जरूरत है या अबॉलिश करने की जरूरत है। नेक्स्ट है लॉ कमीशन इन इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ 2018 had suggested that the best way forward would be to preserve the diversity of personal laws while ensuring that they do not contradict the fundamental
राइट्स, यानी ये नहीं बोल रहा है कि हमें यूसीसी को तुरंत के तुरंत इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। जो हमारी डाइवर्सिटी है हमारे पर्सनल लॉज की, उनको इंटैक्ट रखते हुए ये भी इंश्योर करना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे वो वायलेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। The report suggested that by codifying different personal laws, one can arrive at a certain universal principles that prioritize equity rather than blanket imposition of the uniform civil code। कि पूरा का पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको हटा करके रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, बट अलग अलग लॉज को हमें रिप्लेस करने की जरूरत है अलग अलग प्रोविजंस के साथ। कि अलग अलग जो डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाई कर दीजिए, ताकि एक सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल बन जाए जो कि इक्विटी को फोकस करता हो, कि कैसे हम सक्सेशन को और इक्वालिटी सक्सेशन को ऐसा बना सकते हैं कि वो इक्वालिटी को प्रमोट करे, मैरिज लॉज को ऐसा बना सकते हैं कि वो इक्वालिटी को प्रमोट करे। तो हर एक कम्युनिटी के लॉज को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा का पूरा उसको रिप्लेस कर दें, बट जहाँ पे भी छोटी छोटी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। तो अगर अब आपके पास क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, तो पूरा का पूरा आंसर है आपके पास रेडी कि वे फॉरवर्ड, प्रोज, कॉन्स, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या क्या रहे हैं, ये सारा आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो IISc डेवलप्स मेथड टू रिमूव मेटल कंटामिनेशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर। तो Indian Institute of Science researchers have developed a novel remediation process for removing heavy metal contaminants such as arsenic from ground water। कि ग्राउंड वाटर में जो हेवी मेटल का कंटामिनेशन हो जाता है, खास करके आर्सेनिक जैसे मेटल्स का, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए एक नया नॉवल मेथड डिस्कवर किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने। तो अकॉर्डिंग टू द IISc, द 3 स्टेप मेथड, ये आपके साइंस एंड टेक के सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस इन्वायरमेंट के सेक्शन के लिए भी। अगर कभी पूछे वाटर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए मेजर्स, तो ये सब नए नए मेथड्स अगर आप डालते हैं अपने आंसर्स में, तो काफ़ी आपको जो मार्क्स होता है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स से आप अपने आंसर्स को इंटीग्रेट करने में कामयाब रहते हैं। प्लस हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में ऐसे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स से आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द IISc, द 3 स्टेप मेथड विच इज पेटेंट पेंडिंग, अभी तक पेटेंट नहीं मिला है, also ensures that the removed heavy metals are disposed in an environment friendly and sustainable manner instead of sending the untreated heavy metal rich sludge to landfills from where they can potentially re-enter the ground water। तो पहले क्या होता था, पहले भी हम वाटर पोल्यूशन जो हेवी मेटल वाटर कंटामिनेशन होता है उसको ट्रीट कर रहे थे, लेकिन जब हम हेवी मेटल को रिट्रैक्ट कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर ले रहे थे, उसके बाद जो स्लज बचता था, जो स्लज यानी कि जो मिक्सचर बचता था, उसको हम लैंडफिल्स में छोड़ देते थे और लैंडफिल्स से वो दोबारा से ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर लेता था। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि ये यूनिक मेथड जो है हमारा, उससे हम ये इंश्योर करते हैं कि ये जो आर्सेनिक है जो पानी में से निकाला गया है, वो फिर से एनवायरनमेंट को री एंटर ना करे और उसको डिस्पोज कर दिया जाए। तो IISc के हिसाब से 113 districts in 21 states in India have arsenic levels above 0.01 milligram per liter, while 223 districts in 23 states have fluoride levels above 1.5 milligram per liter, which are beyond the permissible limits set by the Bureau of Indian Standards and the WHO। तो ये आंसर, ये जो पॉइंट है, ये आप इसको अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। ये जो डेटा वाला जो एरिया होता है कि आपको कुछ डेटा देना होता है अपने आंसर्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया हैवी मेटल कंटामिनेशन पर, तो ये डेटा आप इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं या अपने आंसर के बॉडी में भी कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी आपका जो आंसर होगा वो एनरिच हो जाएगा। और ये जो जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर को ये भी पता चलता है कि आप बस ऊपर ऊपर से बीटिंग अराउंड द बुश नहीं कर रहे हैं, आपको वाकई में जो टॉपिक है उसका नॉलेज है। तो अब देखते हैं कि जो ये कंटामिनेंट्स होते हैं, दे कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ
नेसेसिटेटिंग देयर एफिशिएंट रिमूवल एंड सेफ डिस्पोजल। कि ये जो कंटामिनेंट्स हैं जो कि अबव जो नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं उससे ज़्यादा हैं, वो ह्यूमन और एनिमल दोनों के हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आर्सेनिक पोल्यूशन जो होता है उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो डिजीज आर्सेनिक की वजह से होता है वो होता है आर्सेनिकोसिस, जो कि क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग, जिसको कि आर्सेनिकोसिस बोलते हैं, लीडिंग टू स्किन लीजन्स, पिगमेंटेशन चेंजेस एंड हार्ड पैचेस ऑन पाम्स एंड सोल्स। दूसरा कैंसर, फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स और डेवलपमेंटल इफेक्ट्स। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, जो कि मेजर्स लेता है आर्सेनिक कंटामिनेशन को एड्रेस करने के लिए। जल जीवन मिशन जो है, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स बाई 2024। इसके अलावा कुछ एनजीओज हैं जैसे सुलभ इंटरनेशनल और अरघ्यम, जो कि ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि आर्सेनिक का जो कंटामिनेशन है, जिसकी वजह से इतनी खतरनाक डिजीजेज हो सकती हैं, फेटल डिजीजेज हो सकती हैं, उसको हम मिनिमाइज कर सके आने वाले टाइम में। क्योंकि पानी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए, और अगर पानी ही कंटामिनेट हो जाएगा तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए डेवस्टेटिंग हो सकता है। ठीक है, अगले आर्टिकल पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वोदय आईएएस जो है वो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करवा रहा है मात्र 1 रुपए में। तो स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं आप आज से। अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल पर। पहला एडिटोरियल है इंडियाज लूमिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। यहाँ पर जो ऑथर हैं वो बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है, खास करके लेंडिंग सेक्टर जो कि लोन्स देता है, वो काफ़ी पुअरली रेगुलेटेड है। अब पुअरली रेगुलेटेड की हम बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि जो पर्सनल डेट है उसका इंडिया में राइज हो रहा है, और इंस्टीट्यूशनल डेट जो होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लेते हैं बिजनेसेस के लिए, वो जो डेट है वो मिनिमाइज हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि पर्सनल डेट जो है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो इसका एक रीजन है कि क्रेडिट कार्ड कल्चर जो है वो हमारा बहुत बढ़ गया है, कि कुछ भी लेना हो आप क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं, आपको कोई कोलैटरल नहीं देना होगा उसके लिए। तो क्रेडिट लेना इंसान के लिए बहुत इजी हो गया है। प्लस अब क्रेडिट कार्ड जो पहले बहुत मुश्किल होता था लोगों के लिए मिलना, आज हर दूसरे इंसान के पास आप देखते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होता है। तो ये कहीं ना कहीं, ये जो एक पहले होता था कि प्राइम बोरोवर्स जो होते थे, जो अगर लोन लेते थे तो उनके रीपे करने के चांसेस 100% होते थे, उनको हम बोलते थे प्राइम बोरोवर्स। तो आज जो लोन्स दिए जाते हैं वो सब प्राइम बोरोवर्स को दिए जाते हैं, जिनका कि रीपे करने के चांसेस जो हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो धीरे धीरे क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो रैपिड क्रेडिट ग्रोथ इज अकिन टू सायरन सॉन्ग ल्यूरिंग इकोनॉमीज विद द प्रॉमिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी ओनली टू लीड देम इनटू क्राइसिस। कि गवर्नमेंट के हिसाब से ये जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है वो हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएगा, बट ये जो डेंजर है कि ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ भी ले जा सकता है, इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। Each financial boom is often accompanied by a sense of irrational exuberance, dismissing past crisis with the mantra this time is different। कि पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन बार बार लोग इस चीज को समझते नहीं है और इस सोच के कि इस बार ऐसा नहीं होगा। जैसे आप एग्जाम्स में भी देखिए, हर बार आप सेम गलतियां करते हैं, सेम पैटर्न, सेम तरीके से पढ़ते हैं और सोचते हैं कि इस बार जो रिजल्ट होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वही यहाँ पे बात हो रही है कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि हम डेट को इंक्रीज करके सोचते थे कि लोगों को अगर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा दे देंगे उनके हाथ में तो इससे ग्रोथ जो है वो बढ़ेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस को इंडिकेट करता है। तो इसके रीजंस क्या क्या हैं? सबसे पहला है पुअरली रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर। कि while international and domestic analysis praise India's financial sector performance, there are underlying issues, जैसे कि
बर्जनिंग पर्सनल लोन सेक्टर विच हैज सीन सब्सटैंशियल इंक्रीजेस, जो मैंने आपको बताया कि पर्सनल लोन जो है वो इंक्रीज कर गया है। तो दीज लोन्स ऑफन गो टू हाउस होल्ड्स ऑलरेडी लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द सस्टेनेबिलिटी एंड द पोटेंशियल फॉर अ डेट क्राइसिस। कि मोस्टली ये जो पर्सनल लोन्स होते हैं वो हाउस होल्ड्स लेते हैं, और हाउस होल्ड्स कितने सक्षम रहेंगे इन लोन्स को रीपे करने के लिए, कितना सस्टेनेबल रहेगा ये लोन आने वाले टाइम में, ये जो है इतना इसका जो कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस होल्ड डेट। तो हाई हाउस होल्ड डेट सर्विस कॉस्ट सिंपली imply that a significant portion of the household incomes is dedicated to debt repayment, leaving less for consumption and savings। कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो हाउस होल्ड्स हैं वो डेट लेंगी तो जो उनका इनकम होगा वो भी धीरे धीरे करके डेट के रीपेमेंट में चला जाएगा, तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं बचेगा। एंड दिस इज प्रॉब्लमैटिक स्पेशली फॉर लो एंड मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स दैट माइट टर्न इनटू मोर बोरोइंग टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आईफोन का कल्चर अभी कितना ज्यादा बढ़ गया है। लोग जो हैं वो दिखाने के लिए कि मेरे पास भी इतने पैसे हैं, वो भले ही ईएमआई पे ही आईफोन क्यों ना ले, बट लेते हैं। आप कभी मेट्रो में चले जाइए या कहीं भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद उनका अर्निंग उतनी नहीं होगी, बट जो जिस तरीके से वो लोग रहते हैं दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, और उसके बाद उस एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उनको फिर से डेट लेना पड़ता है। तीसरा रीजन है chaotic financial services industry. The proliferation of financial service providers has not necessarily been accompanied by prudence or adequate regulation। जैसे एप्स होते हैं, इंस्टेंट लोन एप्स, जो कि आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जो कि आरबीआई या फिर एनबीएफसीज जो होते हैं वो उनको रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, The entry of NBFCs and fintechs has increased competition, but also the prevalence of high-risk loans and speculative behavior, and this environment is conducive to financial instability, especially if economic condition worsens। तो अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि हमारा इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो खराब हो जाता है, तो ऐसे हाई रिस्क लोन्स जो होते हैं उनका डिफॉल्ट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हिस्ट्री इस बात का गवाह है। तो बाय कंपेयरिंग द current financial environment in India to historical episodes of financial crisis globally, this article underscores the cyclical nature of financial instability। कि जो financial instability है वो एक cyclical nature को follow करती है, कि जब जब जो है हमारा debt जो है वो high होगा तब तब निश्चित है कि आपकी economy जो है वो एक financial crisis से गुजरेगी। इसीलिए ये जो debt है वो भी, यहाँ हम किस debt की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल डेट की। तो हाई पर्सनल डेट यानी कि अगर हम इसको एक साइकिल के फॉर्म में देखें कि यहाँ किस बारे में बात हो रही है, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि हाई पर्सनल डेट के बारे में यहाँ बात हो रही है। हाई पर्सनल डेट, ये हाई पर्सनल डेट जो होता है उसके बाद लो एंड मिडिल इनकम, हाई पर्सनल डेट प्लस हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई रहेगा। लो एंड मिडिल इनकम कैन नॉट रीपे डेट, हम रीपे नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हम लेंगे मोर डेट, और ये हो जाएगा लीड्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस। कि आप डेट पे डेट जो है वो लेते जा रहे हैं, बस उस डेट को रीपे कैसे करेंगे इस बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो ये एक पूरा साइक्लिकल प्रोसेस है जो कि हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि ऐसा साइक्लिकल प्रोसेस होता है अगर हमारा पर्सनल डेट जो होता है वो बहुत हाई होता है तो। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या यहाँ बात हो रही है। So the lessons from these crises often point to the dangers of rapid credit expansion, high household debt and insufficient regulatory oversight। तो अब क्या क्या सॉल्यूशन जो है वो ऑथर प्रपोज कर रहे हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक डाउनसाइजिंग ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर
टू रिड्यूस द प्रोलिफरेशन ऑफ रिस्की लोन्स एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी, कि हर किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि आप लोन दे सकते हैं, आप क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जो एडिक्वेट रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जिन पर मॉनिटरिंग जो है वो कंटिन्यूअसली की जाती है, उन्हीं सेक्टर्स को लोन देना अलाउड होना चाहिए। Emphasis is placed on channeling investments into sectors that enhance productivity and economic resilience, कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उन सेक्टर्स में करना चाहिए जो कि जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है और इकोनॉमिक रेजिलियंस को वो लोग प्रमोट करते हैं। एडिशनली, अडॉप्टिंग अ कॉशियस अप्रोच टू क्रेडिट ग्रोथ एंड फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस आर रिकमेंडेड टू अवॉइड अ पोटेंशियल इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइसिस, कि आने वाले सालों में हमें एक सस्टेनेबल तरीके से जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ करना है और उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए ताकि आने वाला जो क्राइसिस है उसको हम अवॉइड कर सकें या मिटिगेट कर सकें। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर, जो है द सोशल साइंसेज अ शेल्टर फॉर द एक्सक्लूडेड स्टूडेंट। तो यहाँ बात हो रही है कि कैसे सोशल साइंस को जो है एक्सक्लूड किया जाता है। आप देखिए कि जब आप 12th में जाते हैं, 11th में, तो सबसे पहला आपके पेरेंट्स का, जो आपका तो चलिए नहीं भी अगर होता हो, बट पेरेंट्स का मन यही होता है कि मेरा बच्चा साइंस ले ले, क्योंकि साइंस से इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस होता है कि कॉमर्स ले ले, और इन केस अगर किसी ने आर्ट्स ले लिया तो फिर आपको जो सुनने को मिलता है कि अरे आर्ट्स ले लिया, ज़रूर पढ़ने में कमज़ोर होगा, इसीलिए आर्ट्स ले लिया। तो कहीं ना कहीं सोशल साइंसेस को एक नीचे नज़रिए से देखा जाता है हमारी कंट्री में, जो हमारी सोसाइटी है उसमें, जिसकी वजह से सोशल साइंसेस में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। तो May is the critical period when students compete for higher education seats, impacting their future opportunities and contributing to the economic growth by developing human capital. अभी जो हमारा मई का महीना गुजरा उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आए, नीट के रिजल्ट्स हमने देखा जो कि 4 जून को आया, फिर अभी रिसेंटली IIT JEE का रिजल्ट आया, और भी चीज़ों का बोर्ड्स का रिजल्ट आया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं कि आगे हम किस फील्ड में कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ के बारे में। दूसरा यहाँ बात हो रही है मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। द इम्बैलेंस इन हायर एजुकेशन विद सम कोर्सेज ओवर सप्लाइड एंड अदर्स अंडर सप्लाइड लीड्स टू सिग्निफिकेंट एक्सक्लूजन एज मेनी स्टूडेंट कांट फाइंड सीट्स इन देयर डिजायर्ड फील्ड्स। कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं एक्चुअली में, बट क्योंकि वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, उनको सीट्स नहीं मिल पाती हैं। तो डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है बट सप्लाई जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल बैरियर्स, मार्केट ड्रिवन सीट एलोकेशन फेवरिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टमिक इनएफिशिएंसीज कंट्रीब्यूट टू द एक्सक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम हायर एजुकेशन, पर्टिकुलरली इन द हाईली सॉट आफ्टर डिसिप्लिन्स। कि किसका मन नहीं करता होगा कि हम IIT में जाके पढ़ें, NIT में जा करके पढ़ें, या ऐसी किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के साथ, लेकिन वहाँ पर फाइनेंशियल बैरियर्स होते हैं, लिमिटेड सीट एलोकेशन होता है, इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारा डिज़ायर्ड करियर है उसमें हम नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पर अब बात होती है राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल साइंसेज के बारे में, कि अल्टीमेटली जब आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है तो आप जाते हैं सोशल साइंसेज के पास। और रिसेंट ईयर्स में ये दिखाया है कि ड्यू टू एक्सक्लूजन फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स मेनी स्टूडेंट्स टर्न टू सोशल साइंसेज। दिस ट्रेंड इज रिफ्लेक्टेड इन द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एनरोलमेंट्स फॉर अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल साइंसेज कोर्सेज एज पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन डेटा। कि क्योंकि बाकी हर डिसिप्लिन से हमें एक्सक्लूड कर दिया गया, इसीलिए अल्टीमेटली पीपल टर्न टू सोशल साइंसेज। और रिसेंट ईयर्स में सोशल साइंसेज के एडमिशन्स में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। नेक्स्ट है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड फीस। कि क्या क्या हमारे हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है। कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि लोग जो होते हैं वो हायर एजुकेशन को ऑप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का सीट जो होता है वो लिमिटेड होता है, 100, 200, 1000, उससे ज़्यादा बच्चे आप एक साल में नहीं उसमें एनरोल कर पाते हैं, एंटर कर पाते हैं।
सेकेंड ऑप्शन उनके पास बचता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो एग्जॉर्बिटेंट फीस चार्ज करते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि अगर एक आप 5 ईयर LLB कोर्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि 25-30 लाख रुपए जो है वो एट मिनिमम आपको किसी अच्छे कॉलेज में लग जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे हायर एजुकेशन में इक्वल एक्सेस नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है और वो अच्छे से, उसको उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है जिसकी वजह से वो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा पाया, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बच पाता है रादर दैन कि वो अपनी पढ़ाई क्विट कर दे या किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले ले जहाँ पर कि उतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है। यही है रीजनल और सिस्टमिक डिस्पैरिटीज भी, कि आप बिहार में देख लीजिए और दूसरी तरफ आप केरला में जाकर देख लीजिए या दिल्ली में जाकर के देख लीजिए, तो रीजनल डिस्पैरिटीज जो हायर एजुकेशन में मिलेंगी वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। डिस्पैरिटीज इन कोर्स अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी कोर्सेज across regions lead to uneven development of human capital, with some regions offering outdated and generic courses while others provide more updated and relevant education. और इसका पॉलिसी और प्रैक्टिकल इंटरवेंशंस क्या क्या हमारे हो जाएंगे, क्या क्या चीज़ों से इसको हम सुधार सकते हैं, कि अगर सोशल साइंसेज में ही बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो सोशल साइंसेज को कैसे हम एक अट्रैक्टिव डिसिप्लिन बना सकते हैं जो कि एक करियर भी प्रोवाइड करे। करियर ओरिएंटेड कोर्स होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारा ऐसा यूथ है जो आज भी अनएम्प्लॉयड है। तो उस यूथ को, क्योंकि इतना यूथ जो है वो सोशल साइंस पढ़ रहा है, और आप जानते हैं कि हमेशा से हम सुनते आए हैं कि सोशल साइंस में क्या ही कर लोगे, हिस्ट्री पढ़ के, पॉलिटिकल साइंस पढ़ के, इकोनॉमिक्स पढ़ के आप क्या अचीव कर लेंगे। तो यहीं पे गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएं जो कि इस एक्सक्लूजन को एड्रेस करती हों, प्लस क्वालिटी जो है हायर एजुकेशन की उसको इम्प्रूव करती हों। तो गवर्नमेंट फंडिंग को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, करिकुलम को अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हम मीट कर सकें। आप किसी भी बाहरी कंट्री में जाइए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए इतना क्रेज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल सा कोर्स करते हैं वहाँ के मैक्सिमम लोग और उसके बाद एक डिसेंट से जॉब में खुद को एनरोल कर लेते हैं। तो उसी वजह से हमें भी ज़रूरत है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम अपने करिकुलम को चेंज करें, इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन प्रोवाइड करें और फोकस करें प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करने में, जो कि आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, स्पेशली इन सोशल साइंसेस, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो, क्योंकि आप इंजीनियरिंग का देख लीजिए तो कहीं ना किसी सेक्टर में आपको जॉब मिल ही जाएगी। आप मेडिकल का देख लीजिए तो आप किसी ना किसी तरीके से डॉक्टर बन ही जाएंगे। लेकिन सोशल साइंसेज में मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। बाद में वो जा करके अगर गवर्नमेंट एग्जाम दिया तो उसके वजह से कोई जॉब कर लिया, या ऐसे ही कोई छोटा मोटा जॉब वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि इन्हीं सोशल साइंसेज को हमें एक अट्रैक्टिव फील्ड बनाने की ज़रूरत है, खास करके जॉब्स के मामले में। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, तो गवर्नमेंट को अपनी फंडिंग बढ़ानी होगी, करिकुलम को अपडेट करना होगा, जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना होगा, और प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस करना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट एडिटोरियल पर, जो है अरेस्ट एजेंसीज एंड क्रिमिनल लॉज। तो यहाँ बात हो रही है कि कैसे जो हमारे अरेस्ट के प्रोविजंस हैं उनमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो इन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दिए जिसमें दोनों में ही जो लिबर्टी पे इम्पैक्ट होता है, किस चीज़ का, अरेस्ट का जो इम्पैक्ट होता है हमारी लिबर्टी पे, उस बारे में बात हुई है। तो द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड 2 सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इम्पैक्टिंग द लिबर्टी ऑफ अक्यूज्ड इंडिविजुअल इन क्रिमिनल केसेस, जिसमें से एक जजमेंट स्टेट्स दैट कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड इज नॉट नेसेसरी बिफोर फाइलिंग अ चार्जशीट in certain cases, and the other emphasizes informing an accused of the grounds of arrest in writing। तो पहला जो जजमेंट कोर्ट ने दिया उसके हिसाब से जब भी किसी केस का आपको चार्जशीट फाइल करना है तो जितने भी अक्यूज्ड हैं उसमें सब के सब आपकी कस्टडी में हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरा जो जजमेंट है उसके हिसाब से जो भी अक्यूज्ड है उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो रिटर्न में उसके पास होना चाहिए, उसको प्रोवाइड करवाना जो एजेंसीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
है। तो इसके क्या implications हो जाएंगे? तो the first judgment suggests that if lower courts follow this directive, it would relieve investigating agencies from the burden of keeping accused individuals in the custody while filing the charge sheets। कि अगर लोअर कोर्ट्स जो है वो ये डिमांड ना करें कि आप चार्जशीट फाइल करते वक्त हर एक अक्यूज को लेके आइए, तो ये बहुत हद तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर से इस बर्डन को रिलीव कर देगा, जिसकी वजह से जो ओवर क्राउडिंग है हमारे प्रिजन्स में, कस्टोडियल अरेस्ट जो होता है हमारे प्रिजन्स में, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कि द सेकेंड जजमेंट अंडरस्कोर्स दैट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट फॉर मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग to the accused, providing them the opportunity to seek bail and legal counsel effectively। कि जो भी मेरे पे चार्जेस लगाए गए हैं, जिस भी ग्राउंड्स पे मुझे अरेस्ट किया गया है, वो रिटन में मेरे पास होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में बेल अप्लाई करते वक्त, लीगल काउंसिल का हेल्प लेते वक्त वो मेरे लिए हेल्पफुल हो। तो ये स्टेटमेंट जो है पूरा का पूरा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, में एक स्टेटमेंट दे देगा कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ध्यान से देखिए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग। तो मान लीजिए वहां लिखा हो कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अक्यूज्ड बट नॉट नेसेसरीली इन राइटिंग, तो इस जजमेंट के हिसाब से वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब जुडिशरी का क्या क्या रिएक्शन रहा है इस पर, उस बारे में बात करते हैं। तो जुडिशरी जो है, कई बार लोअर कोर्ट्स जो है वो इस बात के लिए कंपेल करती हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि जब तक सारे के सारे अक्यूज्ड जो हैं वो अरेस्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक चार्जशीट फाइल करने के लिए अलाउड नहीं होगा। तो द जुडिशरीज रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट चार्जशीट्स विदाउट द अक्यूज प्रेजेंट or within strict timelines can impede justice. This judgment aims to provide flexibility, enabling courts to focus on the merits of the investigation rather than procedural technicalities, then supporting more effective law enforcement। कि सिर्फ प्रोसीजर्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन कितने अच्छे से की गई है इस चीज को देख कर के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्लस अक्यूज्ड के हिसाब से, अक्यूज्ड जो है वो भागेगा नहीं भागेगा, कुछ टैंपरिंग करेगा नहीं करेगा एविडेंस के साथ, ये चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाती हैं व्हेन यू फर्स्ट मीट द अक्यूज्ड। तो उस हिसाब से जरूरी नहीं होना चाहिए कि अक्यूज्ड जो है वो अरेस्टेड ही रहे उस टाइम पे जब चार्जशीट फाइल हो रही हो। तो क्या लीगल प्रोविजंस हैं इसके लिए? तो सेक्शन 50 क्लॉज 1 और 50 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC एंड सिमिलर प्रोविजंस मैंडेट that the accused must be immediately informed of the arrest reasons and related facts. Compliance with these provisions is crucial for protecting individual rights and ensuring that the legal process is transparent and accountable। कि हमारे legal process की transparency और accountability को ensure करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी grounds of arrest है वो clearly communicate किया जाए जो accused है उसके साथ। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का यहाँ पे बहुत क्रूशियल रोल हो जाता है इन बैलेंसिंग द नीड फॉर इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट विद प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स। कि लॉ को भी एनफोर्स करना ज़रूरी है, लॉ का भी एनफोर्समेंट ज़रूरी है, और इंडिविजुअल के पर्सनल राइट्स को, इंडिविजुअल जो बेसिक उनका राइट्स है उसको भी प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखें कि एक साइड लॉ एनफोर्समेंट भी हो रहा है, दूसरी तरफ आपका जो इंडिविजुअल राइट्स है वो भी बैलेंस्ड है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। तो बाय अडहरिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव्स एंड एंश्योरिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अरेस्ट रीजंस, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कैन एनहांस द क्रेडिबिलिटी एंड फेयरनेस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कि आज जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे से लोगों का भरोसा उठ गया है, उस चीज को वापस से रिस्टोर करने के लिए, फेथ को रिस्टोर करने के लिए ये स्टेप्स लेना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। तब जाके कहीं जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको हम रिफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सर्वोदय IAS के टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।